किसान भले सरकार और कॉरपोरेट्स के मुकाबले पैसों के मामले में उतने ज़्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन अपने साथ हो रहे सही गलत को समझने की क्षमता रखते हैं। आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर कोरोना वायरस ने ऑलरेडी देश की हालत ख़राब कर रखी है, इकोनॉमिकली भी और हेल्थ के मामले में भी। ऐसे वक्त में सरकार द्वारा लाई जाती है 3 बिल्स जो सीधे सीधे जुड़े हैं किसानों से। इन 3 बिलों को पास भी करा लिया जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसका लगातार विरोध होता है किसानों द्वारा, ऑपोजिशन द्वारा और पूरे देश में भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की जाती है, चर्चा की मांग की जाती है, कम से कम इस पर बहस करने की मांग की जाती है, लेकिन सरकार द्वारा इन सभी बातों को नकार दिया जाता है, केवल ये कहकर कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिसलीड करने को लाई जा रही हैं, या फिर किसानों को समझ नहीं आ रहा कि ये बातें जो हैं, इन बिल में जो बातें कही गई हैं वो उनके लिए भला करेंगी। जो पहली बिल है उसमें जिक्र इस बात का किया गया है कि जो बिचौलिए होते हैं, मिडिलमैन जो होते हैं मंडियों में, एपीएमसी में, उनके डिसऑनेस्टी का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है किसानों को। बात गलत नहीं है। अब इस बिल के तहत अब क्या होगा कि किसानों के पास ये ऑप्शन होगी, ये चॉइस होगी कि वो चाहें तो वे अपना प्रोड्यूस जो है वो बेच सकेंगे एपीएमसी में, यानी कि मंडी में ऑक्शन के जरिए, या फिर अगर वहां पर उन्हें बेहतर प्राइस न मिल रहा हो तो वो भारत के किसी भी कोने में, किसी भी दूसरे स्टेट में अपना जो प्रोड्यूस है उसे बेच सकेंगे। अब सीधा सीधा क्लेम ये है कि मिडिलमैन की दिक्कतों को खत्म करने के लिए इस बिल को लाया गया है। जरा सोचिए इस बात को सबसे पहले तो, कि जब किसान अपना प्रोड्यूस किसी दूसरे स्टेट में बेचने जाएगा तो क्या वहां उसे बिचौलियों का सामना नहीं करना पड़ेगा? मिडिलमैन क्या उसे वहां पर नहीं मिलेंगे? और तो और उसकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अपने स्टेट के बिचौलियों से कम उसकी बातचीत होगी, वहां पर डील करने में थोड़ी आसानी होगी, लेकिन दूसरे स्टेट के केस में ऐसा नहीं होगा। ये बिल एक रास्ता खोल देता है कॉर्पोरेट्स के लिए, प्राइवेट एंटिटीज के लिए, ताकि वो जो हैं वो किसानों के साथ डायरेक्ट डील कर सकें। अब जरा सोचिए, एक बार जो है किसानों को अच्छे प्राइसेस मिलने शुरू हो गए, जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट्स में ज़्यादा अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, और तो और किसानों को मंडियों में जो सेस पे करना पड़ता है वो सेस भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो सारे किसान जो हैं मूव करना शुरू हो जाएंगे प्राइवेट एंटिटीज़ की ओर, कॉर्पोरेट्स की ओर। इसका नतीजा क्या होगा? 3-4 सालों के अंदर मंडी से सारे किसान मूव आउट हो चुके होंगे। नतीजा, मंडी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, एपीएमसी कोलैप्स कर जाएगी। एक ऐसा जरिया जिसके तहत कम से कम सरकार के ऊपर ये लायबिलिटी होती थी कि वो एमएसपी पर किसानों से प्रोक्योरमेंट करे, अपना उपजाई खरीदे, वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरी बिल में बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि जो किसान है वो डायरेक्टली प्राइवेट एंटिटीज और कॉर्पोरेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर डील कर सकेगा। अब जरा सोचिए, एक तरफ सरकार ये बात कहती है कि जो मिडिलमैन है, जो छोटे मोटे बिचौलिए हैं, उनके सामने किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इस बात को सरकार मानती है, जिसके कारण उसका प्रावधान लाया गया। और वही सरकार उन्हीं किसानों को खड़ा कर देती है अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और प्राइवेट एंटिटीज के सामने। एक तो यहाँ पर एमएसपी पर खरीदने की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने की कोई बात नहीं करी गई पूरे बिल में। दूसरी ओर इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के सामने खड़ा कर दिया, और तो और इनके पास कोर्ट तक जाने का साधन नहीं होगा। इस बिल के सेक्शन 8 में जहाँ पर डिस्प्यूट रेगुलेशन की बात की गई है, उसे अगर आप देखें तो ये जान पाएंगे कि किसानों के पास सिविल कोर्ट्स में जाने तक की इजाज़त नहीं है। वो अपील कर सकते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, जो एक सरकारी कर्मचारी होगा, और वो सरकारी कर्मचारी एक कंसिलिएशन बोर्ड को रेफर करेगा, जो अपॉइंट भी उसी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा ही की गई होगी, और मामला वहीं का वहीं सलटा दिया जाएगा। यानी कि एक किसान को एक बड़े कॉर्पोरेट कर्मचारी के सामने खड़ा कर दिया और बात वहीं की वहीं ख़त्म भी हो गई। इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा जब आप देखेंगे गुजरात में पिछले साल के कुछ किसानों के साथ क्या हुआ था। उन्हें दी गई थी एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत उन्हें आलू की उपजाई करनी थी। उन्होंने जब अपना उपजाऊ किया और उसके बाद जब पैसे मांगे उसके, तो उस कंपनी ने कह दिया कि इनके जो आलू थे वो उसमें क्वालिटी की कुछ प्रॉब्लम थी, शायद आलू ख़राब थे, और ऐसा कहकर उन्हें पैसे नहीं दिए सो नहीं दिए। उन मामूली किसानों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया उस कंपनी ने। अब किसानों ने किसी तरह ठोकरें खा कर किसी प्रकार उन्हें न्याय तो मिल गया, उन्हें उस 1 करोड़ की भरपाई नहीं करनी पड़ी। लेकिन जरा सोचिए, जब ऐसे लाखों करोड़ों केस पूरे देश में पाए जाएंगे तब क्या होगा। अब बात करते हैं तीसरे बिल के बारे में, जिसे पास किया गया है कल ही। एक ऐसा बिल जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंड करता है।
एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो लाई गई थी 1955 में, एक ऐसे वक्त में जब ट्रेडर्स द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था इंडियन फार्मर्स को, एक ऐसे वक्त में जब ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग अपनी चरम सीमा पर था। अब इसे प्रिवेंट करने के लिए जब इसे लाया गया तो बेसिकली इसका मतलब यह था कि जो कॉरपोरेट्स और प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर स्टॉक को लेकर, उनकी सप्लाई को लेकर, प्रोड्यूस को लेकर और साथ साथ जो प्राइस है उसको लेकर रेगुलेशन सरकार के हाथों में था। अब क्या किया गया है, इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से आलू, प्याज और एडिबल ऑयल जैसी चीज़ों को निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है। नतीजा, जो प्राइवेट एंटिटीज कॉरपोरेट्स हैं उनके ऊपर कितनी स्टोरेज कर सकते हैं इन चीज़ों की, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होगा। कितना स्टॉक रख सकते हैं उस पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा। प्राइस तक पे कोई रेगुलेशन नहीं होगा सरकार का। अब आपके समक्ष एक सिचुएशन रख रहा हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज जो होती हैं उनके यहाँ ना तो सॉइल उतनी फर्टाइल होती है, ना ही उनकी वेदर ज़्यादा सपोर्टिव होती है। नतीजा ये होता है कि ना तो वो समर में पूरे नेसेसिटी क्रॉप्स को उगा पाते हैं, ना ही वो सर्दियों के वक्त कोई भी क्रॉप को उगाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में अपनी फूड सिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए वो आते हैं भारत जैसे कृषि प्रधान देश के पास। अब यहाँ पर जो इंपोर्ट के जो रेगुलेशंस थे वो अब तक थे सरकार के हाथों में, मगर अब इन 3 बिल्स के आने के बाद मामला जो है वो ज़रा सा बदल जाएगा। अब मान लीजिए आप जो एक किसान हैं जो आलू की खेती करते हैं, एक विदेशी कंपनी आपके पास आती है, आपको बहुत अच्छा पैसा देने का वायदा करती है, मगर आपसे कहती है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपसे कहती है कि तुम उसी खेत पर, उसी ज़मीन पर आलू मत उगाओ, गोभी उगाओ। अब आप गोभी की खेती करना शुरू कर देते हैं। आपकी तरक्की देखकर बाकी किसान भी गोभी उगाना शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है जब सभी लोग गोभी उगा रहे होते हैं। अब जब सभी गोभी उगाएंगे तो क्या होगा, गोभी की जो रिक्वायरमेंट थी, वो जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से। नतीजा, गोभी के दाम गिर जाएंगे। अब ना तो आपके पास किसी तरह का रेगुलेशन है कि आप सरकार से जवाबदेही मांग सकें, आप सरकार से कह सकें प्रोक्योरमेंट के लिए ताकि वो एमएसपी पे कम से कम खरीद सके, ना तो उस विदेशी कंपनी के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपसे गोभी खरीदे, और ना ही आपके पास आलू बची। यानी कि अब आलू या तो एक्सपोर्ट की जाएगी या जो बची कुची आलू है वो बहुत ज़्यादा दाम पर बिकेगी देश में। दूसरे देशों को हमारी फूड सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को समझना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक ऐसा वक्त आ सकता है अगर हमने अभी प्राइवेट एंटिटीज़ और विदेशी कंपनियों को अलाउ कर दिया कि पूरे देश में भूखमरी छा जाए। और ऐसा नहीं है कि ये बातें जो है वो हवा में कही जा रही हैं, सीधी बात है। इसका उदाहरण हमारे सामने है। ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात हो, वो चाहे भारत में ही वनीला के प्रोड्यूस की बात हो, या फिर 90s के दशक में कॉटन इंडस्ट्रीज़ की बात हो, ऐसा होते हमने देखा है और इसकी आशंका जताई जा सकती है कि आगे भी ऐसा हो।